नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो 6 चैप्टर है, क्लास 6 का 6 चैप्टर है, इस वीडियो के माध्यम से जो सो इस अध्याय को विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो देखते हैं। साइंस का 6 चैप्टर कहा जाता है वस्तु का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का समूहीकरण। देखिए, कोई भी अध्याय को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उस अध्याय को जो उस अध्याय का हेडिंग दिया होता है उसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वस्तु का समूहीकरण, इसका अर्थ क्या हुआ। तो इस चैप्टर में वस्तु जो मेटल होते हैं, उसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उसका समूहीकरण एक साथ लाकर कैसे पहचाना जा सकता है, इसी के बारे में कुछ हमें जो जानना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से वस्तु है, ठीक है। तो बहुत से वस्तु है, तो इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन कौन वस्तु क्या है। कुछ लोहा का है, कुछ प्लास्टिक का है, कुछ तांबे का है। तो इसे पहचानने का कुछ तरीका होता है, यही इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। तो देखते हैं आगे। कहा जाता है सुनिएगा, हमारे घरों में और आसपास के बहुत सी वस्तुएं होती है। दिए गए चित्र में आपको विभिन्न वस्तु दिखाई देंगे। देखिए, चित्र में आपको बहुत वस्तु दिखाई दे रहा। पेचकस है, फुटबॉल है, प्लास्टिक का डिब्बा है, लोटा है, मग है, जग है, कुर्सी है, टेबल है, काटी है, हथौड़ी है, पौधे हैं, यानी कि बहुत से वस्तु आपको दिखाई यहाँ दे रहे हैं। क्या ये वस्तु को पहचानने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, उन्हीं के बारे में हमें बताया जाएगा इस अध्याय के माध्यम से। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, कहा जाता है इन वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखिए। हर जगह हर वस्तु अपने अपने गुण एवं उपयोगों के आधार पर एक दूसरे से अलग है। सही बात है। और इन सभी वस्तुओं की आकृतिक, रंग, बनावट अलग अलग है। आइए इसके गुण का अध्ययन करें। देखिए, हर वस्तु का अलग अलग उपयोग है, अलग अलग जगह पर, ये बात तो है ही। और सभी वस्तु जो बनाया गया वस्तु आपको यहाँ जो दिख रहा है, ये सभी वस्तु का बनावट भी अलग अलग है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, अब देखते हैं क्रियाकलाप पहला। देखिए, क्रियाकलाप आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो ज़रूर देखें। प्रश्न उत्तर अगर आप देख लेंगे तो क्या होगा कि आपका मन का जो डाउट है, वह डाउट सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्रश्न उत्तर देखने के बाद क्या होता है कि प्रश्न उत्तर आप खुद से बनाते हुए चलते जाएंगे, ठीक है। अब क्रियाकलाप पहला देखिए, कहा जाता है आप अपने चारों ओर की वस्तुओं को एकत्र करने का प्रयास कीजिए, यानी कि आपके पास जितने भी वस्तु है उसे आप जमा करने का, एकत्र करने का प्रयास कीजिए। अब आगे कहा जाता है आपके इस संग्रह में बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, और आप जो वस्तु जमा किए हैं उसमें बहुत सारी वस्तु हो सकती है, जैसे कील, खुरपी, बल्ला, गेंद, ऊन, यानी कि जो यहाँ जितना लिखा हुआ है, दाल, चौक, ये सब वस्तु आपके पास हो सकती है। अब आगे कहा जाता है इन वस्तुओं को देखिए और जानने का प्रयास कीजिए। जो वस्तु आप इकट्ठा किए हैं क्रियाकलाप करने के दौरान, उस वस्तु को आप देख के पहचानने का प्रयास कीजिए और कुछ समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब आगे बताया जाता है, समझिएगा। कहा जाता है मिलकर बनी है, फिर भी इन्हें नीचे दी गई सारणी के बनाकर अंकित कीजिए। जैसे कि वस्तु हो गया और पदार्थ जिनसे ये बनती है। गेंद, कुर्सी, हथौड़ा, पेन। और हथौड़ा, देखिए, गेंद किससे बनता है? प्लास्टिक का, रबर से। दूसरा, कुर्सी किससे बनता है? लकड़ी या लोहा से या प्लास्टिक से। हथौड़ा लोहा से, पेन प्लास्टिक से, ठीक है। इस प्रकार की वस्तु, कौन सा वस्तु किस मेटल से बना हुआ है, ये भी आप इस सारणी में लिखते हुए जाइएगा। अब आगे कहा जाता है जब हम वस्तु को उनके विशेष गुण के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं, तब उनकी पहचान सरलता से की जा सकती है। और इस क्रिया को समूहन कहते हैं। यानी कि देखिए, कोई भी वस्तु है उसे अलग अलग करके समूह में रखते हैं, तब उसकी पहचान में अच्छा से होती है। और इसी को हम समूहीकरण कर देते हैं कि हम वस्तु का क्या कर रहे हैं? समूहीकरण कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से आप इसको ये बात को आपको हेडलाइन कर देते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बात समूहीकरण का बात यहाँ किया गया है, ठीक है। जो हमारा चैप्टर का हेडिंग है उसी की बात यहाँ किया गया है, ठीक है। अब अगला क्रियाकलाप समझिए। कहा जाता है अपने क्रियाकलाप एक में जिन सामग्रियों को एकत्र किया है उन्हें अब
अब निम्न तरीकों से वर्गीकृत कीजिए। अब फिर उसे जो आप फर्स्ट क्रियाकलाप में किए उन वस्तुओं को अब दूसरे तरीका से देखना है। कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है पदार्थ, ठीक है, पदार्थ लकड़ी, देखिए लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, चमड़ा और रुई। अब आगे इनसे बनी वस्तु, देखिए लकड़ी से क्या बनता है, पेंसिल, बेंच, डेस्क, दरवाज़ा, ये सब बनता है। और प्लास्टिक से क्या बनता है, पेंसिल, बक्सा और लंच बॉक्स। और कागज़ से कागज़ ही बनता है। और चमड़ा से क्या बनता है, बेल्ट बनता है। और रुई से गद्दे, तकिए, ये सब रुई से बनता है। और बहुत सी वस्तुएं जो आपके मन में आता है आप लिखते जाइएगा, ठीक है। अब कहा जाता है अब वस्तु को आकृति के अनुसार नीचे की सारणी में वर्गीकृत कीजिए कि उसकी आकृति किस प्रकार है, उस प्रकार सब उसे सारणी में लिखना है। जैसे कि वस्तु आकृति, गेंद फुटबॉल गोलाकार होता है, बेंच आयताकार होता है और गिलास बेलनाकार होता है। अब समझिएगा, कहा जाता है अब आप कल्पना कीजिए कि चाकू कपड़े से बनाया जा सकता है, हथौड़ा कांच से बनाया जा सकता है, तो क्या होगा यदि नट बोल्ट मोम से बने हो। देखिए अब आप सही बात ध्यान में, ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो चाकू है क्या वो कपड़ा से बनाया जा सकता है, नट बोल्ट जो होते हैं वो मोम से बनाए जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि वह उस प्रकार की वस्तु नहीं है जो बनने लायक हो। अब आगे समझते हैं कि क्या नहीं होता है, क्या होता है, आप समझते जाइएगा। देखिए वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये चैप्टर क्या सभी चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा प्लेलिस्ट सभी अध्याय का बना हुआ है, और सभी अध्याय का जो प्लेलिस्ट है वह प्लेलिस्ट का वीडियो आप एक बार हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्लास के जो प्लेलिस्ट है सभी प्लेलिस्ट में आपका सभी क्लास का वीडियो का अनलेबल है। जैसे क्लास 6 क्लास 7 का सबका अनलेबल है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। तो ठीक है, आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे है स्टडी टाइम, ये खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए अब आपने प्लेलिस्ट देख लिया होगा, तब आगे देखते हैं। कहा जाता है आप समझ सकते हैं कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जा सकता है। कि अगर हम मोम से नट बोल्ट को बना दें तो क्या उसे उपयोग में लाया जा सकता है, नहीं, उसके लिए वही वस्तु चाहिए जो उसे बनाया हुआ, उसके लिए निर्धारित किया गया हो। साथ ही कहा जाता है साथ ही यह हमारे उद्देश्य पर भी निर्भर है। जैसे कांच का हथौड़ा सजावट वस्तु के लिए भी होता है, लेकिन क्या इसे प्रहार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके इस्तेमाल किया जा सकता है, पर उसे किसी वस्तु पर प्रहार करने में उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, सजावट के लिए बनाया जा सकता है, मनोरंजन के लिए बनाया जा सकता है। आगे कहा जाता है, आइए हम देखते हैं कि पदार्थ के ये क्या गुण है और जिन पर उनका उपयोग निर्भर है। और पदार्थ के गुणों पर ही उनका उपयोग करते हैं, और उनका उपयोग उन्हीं पर उनका निर्भर है। जैसे आप समझिएगा, मोम से अगर हम नेट बोल्ट बना देते हैं तो क्या उस नेट बोल्ट को हम यूज कर पाएंगे, नहीं। अगर हम कागज़ से चाकू बनाना चाहते हैं तो बना पाएंगे, नहीं, और उसे हम उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो उसे इस मेटल से बनाइए या इस पदार्थ से बनाइए जिसका उपयोग हो सके, ठीक है, यही बात है। तो उसका निर्भर सबसे बड़ा करता है कि उसका उपयोग पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। अब आगे कहता है पदार्थ के गुण। देखिए पदार्थ के क्या गुण होता है, देखिए दिखावट,
कुछ पदार्थ देखने में चमकीले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सही बात है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम बर्तन एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी इन तीनों से अलग दिखाई देता है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें पेंट कर चमकाया जाता है, परंतु प्राकृतिक रूप से चमक नहीं होता है। और आमतौर पर जिन पदार्थों में प्राकृतिक चमक होती है वह धातु होते हैं, जैसे कि लोहा, सोना और तांबा, एल्युमिनियम। कहने का अर्थ ये बनता है कि या जो सो पदार्थ का पहला गुण बताया जा रहा है क्या, दिखावट, कि कोई भी वस्तु किस प्रकार दिखता है। तो बहुत ऐसे वस्तु हैं जो चमकीला दिखाई देते हैं, और जो वस्तु चमकीला दिखाई देते हैं वह उनका गुण होता है। लेकिन बहुत ऐसे वस्तु को चमकीला दिखाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, तो क्या वह प्राकृतिक चमकीला उसके ऊपर है? नहीं। लेकिन जो सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, उस पर उसके प्राकृतिक चमक होते हैं, उसे जो सो पेंट करके चमक नहीं किया जाता है। ठीक है, यही बताया जा रहा है। तो ये फर्स्ट इसका क्या था, गुण था। अब दूसरा है संप्रेता। देखिए, आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, संप्रेता क्या होता है कि उसे हम कितना जो सो प्रेशर करके दबा सकते हैं। संप्रेता का अर्थ यही होता है। देखिए, कहा जाता है क्रियाकलाप तीसरा, कांच की एक गोली को हाथ में दबाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कहा जाता है क्या इसका आकार बदला? मिट्टी की गोली उसकी एक गोली बनाकर और इसे दबाएं, क्या इसका आकार बदला? गीली मिट्टी की गोली को सुखाकर दबाने का प्रयास कीजिए, क्या होता है? जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो कुछ का दबाव आसान होता है और कुछ का कठिन होता है। पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाता है, और जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया या संपीड़न नहीं किया जा सकता है उसे हम कठोर पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ भी जो सो दो टाइप के होते हैं संप्रेता के अंदर, एक होता है कठोर पदार्थ और एक जो सो कोमल पदार्थ। जैसे जो कठोर पदार्थ होते हैं उसे हम हाथ से दबा नहीं सकते हैं, जैसे कि कांच के गोली को हाथ से दबा के क्या तोड़ सकते हैं? नहीं। लोहे की नहीं। लेकिन यही जो सो माटी की गोली है, मिट्टी की, उसे आप हाथ से दबा सकते हैं। और बहुत ऐसी वस्तु है जिसे हम हाथ से दबा सकते हैं। तो वस्तु की दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक जो सो कठोरता और कोमल वस्तु होती है, दो प्रकार की। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जाता है घुलनशीलता। ठीक है, पदार्थ की घुलनशीलता इनका एक मुख्य गुण है। घुलनशीलता भी एक मुख्य गुण है। कहा जाता है कांच के अलग अलग गिलास में नमक, रेत, चीनी, मिट्टी का तेल और चौक का पाउडर लीजिए। ठीक है, और प्रत्येक गिलास को पानी के आधा कर भर दीजिए और एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से प्रत्येक में उपस्थित वस्तुओं को चलाइए और फिर निरीक्षित कीजिए, क्या कुछ पदार्थ पानी में घुल जाती है? जिनकी सूची बताइए। और कुछ पदार्थ जो पानी में घुल जाती है और कुछ पदार्थ पानी में नहीं घुलती है। चीनी नमक जो पानी में घुल जाता है, चीनी भी जो घुल जाता है और रेत भी घुल जाता है। और जैसे कि यहाँ केरोसिन तेल होगा वो पानी में नहीं घुलेगा, पेट्रोल पानी में नहीं घुलेगा, बहुत ऐसी चीज़ें जो पानी में नहीं घुलता है। कहा जाता है जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है, जो पानी में घुल गया तो घुलनशील पदार्थ है, और जो नहीं घुलते हैं वह जल में नहीं घुलते हैं, वे घुलनशील कहलाते हैं, उसे घुलनशील कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में नहीं घुलते परंतु दूसरे किसी द्रव में घुलकर घुलनशील होते हैं, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। सही बात है, पर नमक जो सो तेल में नहीं घुलता है। इस तरह मिट्टी का तेल जल से नहीं घुलता परंतु पेट्रोल में घुल जाता है। देखिए, मिट्टी तेल को आप जो सो जल में घोलने का प्रयास कीजिए तो नहीं घुलता है, लेकिन आप पेट्रोल में उसे घोलने का प्रयास कीजिए तो घुल जाता है। तो वह भी डिपेंड है कि पानी में घुल रहा है और जो सो पेट्रोल में घुल रहा है केरोसिन तेल, लेकिन जल में नहीं घुल रहा है, और जल में घुलता है तो उसमें नहीं घुलता। यानी कि सब पर जो सो वो नेचर, उसके गुण किस प्रकार है, सब उसी पर निर्भर करता है। आगे कहा जाता है कुछ गैस भी जल में विलय है, जबकि कई गैस जल में अघुलनशील है। कुछ गैसें भी हैं जो जल में तुरंत घुल जाते हैं, लेकिन कुछ गैस ऐसे हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। और जल में घुलने वाले गैस सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन गैस है, जो जलीय जीव और पौधे को जीवित रखने में सहायता करते हैं। देखिए, जो जल में घुला हुआ जो जल है वो सबसे इम्पोर्टेंट जल
ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है गैस। और ऑक्सीजन अगर जल में नहीं घुला होता तो क्या जो जीवित प्राणी है, जो जलीय प्राणी है, वो जल में रह पाते नहीं। जैसे कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन और O यानी कि ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है क्या, जल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे और या आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि जल का रासायनिक सूत्र H2O कैसे आया और ये कैसे जुड़ा होता है। अब आता है उत्प्लवता। उत्प्लवता समझिएगा। क्रियाकलाप 5 कहा जाता है सूखे पत्ते, कंकड़, प्लास्टिक की गेंद, कागज की नाव, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक के बटन आदि को लीजिए, इनकी पानी में भरी बाल्टी में डाल दीजिए और इनमें कौन से पदार्थ जल की सतह पर तैरते हैं और कौन कौन पदार्थ डूब जाते हैं, इनकी एक सूची बनाइए। और जल में तैरने वाले पदार्थ को उपप्लवक पदार्थ कहते हैं और पदार्थ में इन गुणों की उत्प्लवकता कहते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कुछ पदार्थ को आप लीजिए और एक एक करके जो सो पानी पर रखिए। जो पदार्थ पानी के ऊपर तैरता है वह उत्प्लवकता पदार्थ है और जो पानी के अंदर चल जाता है वह पदार्थ का उत्प्लवकता नहीं है, ठीक है। यानी कि जो पानी के ऊपर तैर रहा है वह उत्प्लवकता पदार्थ होगा और जो पानी के अंदर डूब जाता है वह उत्प्लवकता पदार्थ नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से बताया जाता है। अब अगला हमारा आता है चुंबक तत्व, ठीक है। चुंबक तत्व समझिएगा। क्रियाकलाप 6 कहा जाता है आप पेन पेंसिल रबड़ चौक लोहे की कुछ कील और अल्पिन सिक्के आदि को टेबल पर अलग अलग करके रखिए। एक छड़ चुंबक और शिक्षक की उपलब्धता करा लीजिएगा और प्रत्येक वस्तु के पास बारी बारी से ले जाइए। अपने निरीक्षण द्वारा नीचे दी गई सारणी को भरिए। देखिए सारणी को भरना है। चुंबक चिपकने वाले पदार्थ जो चिपक जाते हैं वो पदार्थ को लिखना है। तो लोह क्या होगा, पिन होगा लोहे की पदार्थ जो आपके हाथ में, और जो लोहे से चुंबक से चिपक जाता है, जो चुंबक से नहीं चिपकता है जैसे कि प्लास्टिक, रबर और कलम, ठीक है, ये सब चुंबक से नहीं चिपकने वाला पदार्थ है। अब आगे कहा जाता है चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है वे चुंबकीय तथा जिन पदार्थ को अपनी ओर नहीं खींचता है वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो दो प्रकार के पदार्थ के भी यहाँ से गुण हो गया, एक चुंबकीय पदार्थ होते हैं, दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं वह चुंबकीय पदार्थ है और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। कहा जाता है लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे धातुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती है, जबकि प्लास्टिक, लकड़ी ये सब चुंबक की ओर विकर्षित होते हैं, यानी कि चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते और ये अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब आता है अगला टॉपिक पारदर्शिता। आपने देखिए ये सब जो अभी आप तो उत्प्लवता, चुंबकता और जो सो घुलनशीलता, और अगला है हमारा पारदर्शिता, ये सब पदार्थ का गुण है। अगर आप इसे जान जाते हैं तो आप किसी पदार्थ को जो सो क्या बोल सकते हैं उसके अंतर को, उसके डिफरेंट को समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं पदार्थ के क्या ही जो सो पदार्थ के क्या क्या जो गुण है तो आप कैसे उसके डिफरेंट आने के अंतर को कैसे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो अब इसका अंतर को समझ लेंगे, ठीक है। अब कहा जाता है आपने दुकान में देखा होगा कि चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को दुकान में शीशों या प्लास्टिक के जार में रखते हैं। अगर इन सबको कूट या डिब्बे में, लकड़ी में, टिन में, डिब्बे में रखा जाए तो क्या आप डिब्बे को बिना खोले अंदर चीज़ों को देख पाएंगे? नहीं। देखिए इसे प्लास्टिक, उसे ही पारदर्शिता हम कह देते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, इन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पारदर्शी पदार्थ के अंदर क्या है, कांच है, वायु है, कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं। और जिन पदार्थों से होकर वस्तु को देखा नहीं जा सकता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया और बहुत है, लोहे का कील हो गया, बहुत कुछ है जो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। अब आता है ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ कागज जैसे वस्तु के आर पार देखा जा सकता है, पर आकृतिक बहुत स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को पारभासी कहते हैं। देखिए पदार्थ 3 प्रकार का होता है, एक पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। यानी कि देखिए पारदर्शी में जिसके आर पार देख सकते हैं और अपारदर्शी जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। पारदर्शी का उदाहरण शीशा हो गया और प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया, और अपारदर्शी का उदाहरण जैसे लोहा,
लोहा हो गया, लोहा से नहीं देख सकते हैं। तांबा का अगर चादर लगाओ तो उससे भी नहीं देख सकते हैं। और अगला है हमारा पारभासी। पारभासी पदार्थ ऐसा है कि उसके पार हम देख सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ जो कागज़ होता है उसके आर पर दिखता है, लेकिन आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार दिखता है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जाता है आपने यह जाना कि पदार्थ विभिन्न विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं, वे जल में तैरते अथवा डूब सकते हैं। सही बात है, पदार्थ जो सो जल में तैर भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। इसकी इन्हीं गुणों के आधार पर मानकर इनकी समूहीकरण किया गया है। और यही सब गुण, जो गुण आपको मैंने बताया, और यही सब गुण को जो सो देखकर पदार्थ को जो सो अलग, मतलब उसे समूहीकरण, उसे पहचाना जा सकता है। और कहा जाता है और हाँ, हमें पदार्थ का समूहीकरण उनके गुणों के समांतर अथवा विभिन्नताओं के आधार पर करना होता है। परंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें पदार्थ को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि पदार्थ को जो सो में समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कहा जाता है दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों को समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए करते हैं। पदार्थों का जो समूहीकरण करते हैं वो अपनी सुविधा के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम समूहीकरण कर देते हैं तो क्या होता है कि पदार्थ को पहचानने में हमें समय नहीं लगता है, और अगर ऐसे नहीं समूहीकरण कर पाते हैं तो पदार्थ को पहचानने में हमें असुविधा होती है। कहा जाता है रसोई घर या दरवाजे में अपने वस्तु को भंडार देखा होगा, दवा खाने में भंडार देखा होगा। ठीक है, जहाँ एक जैसी वस्तु एक साथ रखी होती है और इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा विशेष वस्तु को ढूंढना आसान होता है। और इस प्रकार का समूहीकरण किराना की दुकान में, पुस्तकालय की दुकान में भी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समूहीकरण का एक और लाभ है कि और कहा जाता है उसके गुणों के अध्ययन एवं गुणों के दिखे रहे पैटर्नों का अवलोकन करना सरल हो जाता है। और इस प्रकार यह अध्याय जो सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अपने क्लास के, अपने स्कूल के ग्रुप में, तब जो सो इस वीडियो को उस ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप ग्रुप में वीडियो को शेयर करते हैं तो क्या होगा कि जो सो सभी स्टूडेंट जो सो इस वीडियो को देखकर हमारे इस अध्याय के बारे में जो सो अच्छे से जानकारी ले पाएगा। ठीक है, तो आप जो सो ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर आपको हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।